नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज की शुक्रवार शाम 25 जून के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बैंक ऑफ इंडिया की बड़नगर ब्रांच में सनसनीखेज तरीके से 3 लाख रुपए गायब होने की वारदात प्रबंधन के गले की हड्डी बन गई है। बैंक की सिल्लक पूरी करने के लिए प्रबंधन ने ताबड़तोड़ गायब रुपयों को कैशियर से जमा करवा लिया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज में कैश काउंटर से रुपए उठाते हुए बदमाश दिख रहे हैं। ऐसे में प्रबंधन पशुपेश में है कि अब वो क्या करे। दरअसल बैंक में ये वारदात 2 दिन पहले हुई थी। 2 बदमाश दोपहर के समय कैश काउंटर के क्यूब में घुसे। उस समय क्यूब खाली था। उन्होंने 500 के नोटों की 6 गड्डियां उठाई और रफू चक्कर हो गए। कैशियर को रुपए गायब होने का शाम तक पता नहीं चला। शाम को जब कैशियर सिल्लक का मिलान करने बैठा तो उसमें 3 लाख रुपए कम थे। ऐसे में उसने ब्रांच मैनेजर हेमंत श्रीवास्तव को 3 लाख रुपए कम होने की जानकारी दी। पहले काउंटर की ड्रॉश तलाशी गई, दोबारा कैश गिना गया, लेकिन सिल्लक में 3 लाख रुपए कम ही निकले। तो श्रीवास्तव ने जोनल मैनेजर के.एम. गुप्ता से मार्गदर्शन मांगा। जोनल मैनेजर ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कैशियर से ही 3 लाख रुपए तत्काल जमा करवाने के आदेश दे दिए। कैश ना जमा करने पर कैशियर को नौकरी से निकालने की धमकी भी दे डाली। मरता क्या ना करता कि तर्ज में कैशियर ने बाजार से 5% ब्याज पर रुपए उधार लिए और बैंक में जमा करवा कर जैसे तैसे नौकरी बचाई। इस सारी प्रोसेस को करने के बाद बैंक प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 बदमाश रुपए ले जाते दिखे। ऐसे में मामला चोरी का बन गया, लेकिन बैंक में रुपए पूरे जमा होने से प्रबंधन अब मामला पुलिस तक ले जाने की हालत में भी नहीं रहा है। उधर कैशियर की आर्थिक हालत दोहरी खराब हो गई है। उसकी जेब से 3 लाख रुपए चले गए और इस पर ब्याज अलग चुकाना होगा। बवाल और सवाल से बचने के चक्कर में बैंक प्रबंधन ने कैशियर की 3 लाख रुपए से फाइल निपटा दी। बैंक प्रबंधन की क्या गड़बड़ी है? दरअसल पूरे मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्दबाजी के चक्कर में 2 गड़बड़ी की। पहली गड़बड़ी सीसीटीवी फुटेज नहीं देखने के तौर पर रही। बैंक की शाखा सीसीटीवी से लैस है। ऐसे में सबसे पहले प्रबंधन को फुटेज देखने चाहिए थे। अगर समय पर फुटेज देख लिए होते तो रुपयों की चोरी का मामला सीधे सीधे सामने आ जाता। दूसरी, एक बैंकर के मुताबिक दूसरी गड़बड़ी सैंक्शन अमाउंट में रुपए नहीं डालने की रही। कायदे से सिल्लक का मिलान नहीं हो रहा हो तो गायब 3 लाख रुपए को कुछ दिन के लिए सैंक्शन अकाउंट में डाला जा सकता था। इससे कैशियर को अपनी जेब से रुपए नहीं भरने पड़ते। अब इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधन पशुपेश में है। उसकी एक ही वजह है कि बैंक में पूरा पैसा जमा होना। अगर कैशियर से पैसा जमा नहीं करवाया होता तो चोरी की FIR दर्ज कराई जा सकती थी। कैशियर को लग गया 3 लाख का चूना। पूरे प्रकरण में कैशियर को 3 लाख रुपए का चूना लग गया है। चूँकि उसने रुपए उधार लिए हैं, इस पर लगने वाले ब्याज की मार भी अलग से पड़नी है। महाकाल मंदिर परिसर स्थित श्री महाकालेश्वर वीरभद्र व्यायामशाला को शुक्रवार शाम तोड़ देने की शुरुआत हो गई है। अखाड़े के नलिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने अखाड़े के भीतर रखी वीरभद्र और हनुमान जी की मूर्तियां तक नहीं निकालने दी। दरअसल अखाड़ा महाकाल विस्तारीकरण योजना में आ रहा है। इस पूरे इलाके की खुदाई JCB से की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार शाम अचानक अखाड़े को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 3500 स्क्वायर फीट में फैले गए अखाड़े पर JCB चला दी। इस दौरान अखाड़े से जुड़े लोग दुहाई देते रहे, लेकिन JCB चालक नहीं माना। शाम 7 बजे तक अखाड़े के 25% हिस्से को तोड़ा जा चुका था। पंडित नलिन शर्मा ने कहा कि मूर्तियां निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से तुड़ाई शुरू की गई है उससे लगता है कि सनातन धर्म में आस्था तक नहीं है। आज प्रशासक और कलेक्टर द्वारा बिना किसी नोटिस के, किसी सूचना के हमारा महाकालेश्वर वीरभद्र अखाड़ा तोड़ने का कार्रवाई शुरू हो गई है। अंदर स्थित मूर्तियां है, सामग्री है, सामान रखा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार से निकालने का समय नहीं दिया गया। अंदर जो मूर्तियाँ रखी है, अगर अखाड़ा तोड़ने से, भवन तोड़ने से क्षतिग्रस्त हो गई, उनका जिम्मेदार कौन होगा? किसी भी मूर्ति को जब हटाया जाता है उसकी विधिवत पूजन स्थापना की जाती है, नए स्थान पर विराजित किया जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा बड़े बड़े मंदिर स्थापित हुए हैं, देवालय स्थापित हुए हैं, वहाँ का कुछ नियम कायदे हैं। मंदिर प्रशासक द्वारा इन नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम मंदिर के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपके द्वारा अधिकारी से बात की गई थी, क्या आपको जवाब दिया गया? हमारे द्वारा अधिकारी से बातचीत की गई, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आज कोई भी अधिकारी नहीं है, सिर्फ जो मजदूर है वही यहाँ पे तोड़ने के लिए आए हैं। कोरोना संक्रमण कम होते ही महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर को आम दर्शनार्थियों के लिए खोलने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है।
शुक्रवार शाम कलेक्टर और एसपी ने मंदिर क्षेत्र का मुआयना करने के बाद दर्शनार्थियों की प्रवेश की जगह तय कर दी है। दर्शनार्थियों को गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। इसी गेट के पास से ही निकासी की व्यवस्था होगी। नंदी गृह और गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। बुकिंग खोल दी गई है और 28 जून के सारे स्लॉट बुक भी हो गए हैं। हर दर्शनार्थी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोविड की दूसरी लहर के कारण महाकाल मंदिर में 9 अप्रैल से ही आम दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद है। मंदिर को केवल बाबा की पूजा और भोग प्रसादी के लिए ही खोला जा रहा है। करीब 2.5 महीने से बंद मंदिर को 28 जून से खोलने की मंजूरी जिला आपदा प्रबंधन समूह को दे चुका है, लेकिन उससे पहले प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरी तरह पुख्ता करना चाहता है। इसी की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में मंदिर में दर्शन केवल प्री बुकिंग से कराना तय किया गया है। इसके लिए स्लॉट अनुसार बुकिंग हो रही है। एक दिन में अधिकतम 3,500 लोगों को दर्शन कराने की योजना है। हालांकि ये संख्या बाद में बढ़ाई जा सकती है। शुक्रवार की शाम कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर का दौरा किया और दर्शनार्थियों की प्रवेश की व्यवस्थाएं देखी। करीब आधे घंटे के दौरे के बाद कलेक्टर ने बताया कि दर्शनार्थियों को गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया जाएगा। इसी गेट के पास से ही उनकी निकासी होगी। 250 वाली VIP की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल उनके लिए अनिवार्य होगा। एक नजर में जानिए कैसे होंगे महाकाल मंदिर के दर्शन। पहला, दर्शन प्री बुकिंग 250 रूपए के विशेष दर्शन से होगी। प्री बुकिंग महाकाल मंदिर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर की जा सकती है। एक दिन में 3,500 दर्शनार्थियों के दर्शन कराए जाएंगे। दूसरा, हर दर्शनार्थी का वैक्सीनेट होना जरूरी है। अगर दर्शनार्थी वैक्सीनेट नहीं है तो उन्हें 48 घंटे पहले की RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये प्रतिबंध विशेष दर्शन और VIP दोनों पर लागू रहेंगे। तीसरा, दर्शन केवल पहली बैरिकेटिंग से होंगे। नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। चौथा, भस्म आरती में अभी किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 28 तारीख से महाकाल मंदिर के द्वार आम दर्शनार्थियों के लिए खोले जा रहे हैं और जैसा पहले तय हुआ था कि ये प्री बुकिंग के आधार पर ये दर्शन होंगे और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का मैसेज जो है लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज अनिवार्य है और अगर वैक्सीनेशन किसी कारण से नहीं हो पाया है तो पिछले 48 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी श्रद्धालुओं को। और अभी 2 जगह काम भी चल रहा है अपना मंदिर के पास में, तो इसीलिए पूरी की पूरी जो प्रवेश की व्यवस्था है और निर्गम की व्यवस्था है वो गेट नंबर 4 के पास वाला जो भाग है वहाँ से रखी गई है। वहाँ पर 2 अलग अलग गेट हैं, 2 अलग अलग भाग हैं। एक साइड से एंट्री होगी और दूसरे साइड से एग्जिट होगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कृपया असुविधा से बचने के लिए प्री बुकिंग के साथ में ही आएँ और वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज लगवा के जरूर आएँ, जिससे कि यहाँ पर उनको आके असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, शुरू में भी 3500 लोगों के बुकिंग जो है हमने करी है, जो लगभग 14 घंटे के हमारे स्लॉट्स हैं, उनमें 3500 की हमने व्यवस्था करी है जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन कराए जाएंगे। 2-3 दिन हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कितने लोग आ रहे हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रही है। उसके बाद फिर अगर इसको बढ़ाना हुआ तब फिर निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, जो 250 रुपये वाली व्यवस्था है वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें भी जो हमारी चाहे वैक्सीनेशन के प्रथम डोज की अनिवार्यता हो या कर उसकी अनुपस्थिति में जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है वो वहाँ पर भी आवश्यक है। देखिए, कोई भी VIP आए उसके लिए दर्शन की जो व्यवस्था है आने और जाने की वो भले अलग हो सकती है, लेकिन जो नियम है जिसमें कि वैक्सीनेशन और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट जो है चाहिए वो सभी के लिए जो है वो समान रहेगा। नंदी हॉल और देहली पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। जो फर्स्ट बैरिकेडिंग है वहाँ से दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे आगे से दर्शन अभी प्रतिबंधित है। पहले हम लोग मंदिर खोलेंगे, एक बार 6-7 दिनों तक देखते हैं क्या उसका वो रहता है, ट्रेंड रहता है, उसके बाद फिर भस्म आरती पे उसके बाद निर्णय लिया। महाकाल मंदिर के अगले हिस्से में मिले मंदिर के अवशेषों में से खंडित नंदी मिले हैं। अब इस जगह पर शोध केंद्र खोलने की मांग उठ रही है। शुक्रवार को खुदाई स्थल का दौरा करने गए महंत डॉक्टर अवधेश पुरी ने अपनी मांग मीडिया के सामने रखी है। पुरी ने बताया कि महाकाल मंदिर के अगले हिस्से में हुई खुदाई में 1200 साल पहले का मंदिर मिला है। ये बेहद गौरव की बात है। ये पूरा संपदा हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इस जगह पर एक शोध केंद्र बनना चाहिए ताकि यहाँ आने वाले लोगों को हमारे धर्म और आध्यात्म की बेहतर जानकारी मिल सके। ये पूछे जाने पर कि स्मार्ट सिटी प्रशासन मंदिर के अगले हिस्से में बगीचे का निर्माण करना चाहता है, ऐसे में शोध केंद्र कैसे बनेगा? इस सवाल पर अवधेश दास जी ने कहा कि हमारी जरूरत स्मार्ट हिस्ट्री, स्मार्ट कल्चर और स्मार्ट रिलीजन है। सबसे पहले हमें इस बारे में ही सोचना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम इस धरोहर का बलिदान देकर विकास नहीं चाहते हैं। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। कोई इससे खिलवाड़ करेगा, यह सहन नहीं होगा।
अवधेश पुरी जी ने कहा कि वर्तमान खुदाई वाले स्थल पर ही शोध केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि मंदिर आने वाले लोग अपने धर्म और संस्कृति को महसूस कर सकें। हमने ये देखा कि पिछली बार जब हम निरीक्षण करने आए थे तो जिस जगह पर आज मंदिर का ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर निकल रहा है, इस जगह को इन लोगों ने पूरी तरह से दबा दिया था, ढक दिया था, हमारा जो इतिहास था उसको दफन कर दिया था। जब हमने आवाज़ उठाई महाकाल की प्रेरणा से तो पुरातत्व विभाग एक्शन में आया और पुरातत्व विभाग ने जैसा हमने कहा कि हाथ से खुदाई कराओ तो हाथ से खुदाई करा करके आज ये हमारा जो इतिहास था, गौरवमय इतिहास, वो आज आंखों के सामने निकला है। हमें बहुत प्रसन्नता है और मैं विशेष करके पुरातत्व विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा उद्देश्य है हमारी स्मार्ट संस्कृति, हमारा स्मार्ट धर्म और हमारा स्मार्ट इतिहास यानी हिस्ट्री, स्मार्ट कल्चर है, स्मार्ट रिलीजन, तो हम इसको सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद फिर जहाँ उनको कुछ संभव दिखेगा वहाँ करें, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया इसलिए हम आपके इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो नहीं चलेगा। इसी स्थान पर एक शोध मंदिर का निर्माण होना चाहिए और जितनी पुरा संपदा निकली है इसको यहीं संरक्षित करना चाहिए, जिससे कि लाखों करोड़ों लोग भगवान महाकाल का दर्शन करने से पहले जब हमारे इतिहास का दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से महाकाल के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा बढ़ेगी। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी के साथ गुरुवार को फ्रीगंज क्षेत्र में प्रोबेशन आईपीएस और एएसपी रविंद्र वर्मा द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में मीडिया कर्मियों ने एडीजीपी योगेश देशमुख और एसपी सत्येंद्र शुक्ल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कुलमी परिवार के साथ फ्रीगंज क्षेत्र गए हुए थे। इस दौरान एएसपी रविंद्र वर्मा से वाहन की पार्किंग को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि वर्मा ने उस समय कुलमी से अभद्रता की थी। सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले मीडिया कर्मी एडीजीपी और एसपी से मिले और एएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एसपी कार्यालय पर नारेबाजी भी की गई। मीडिया कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर योग्य कार्यवाही नहीं की गई तो आईपीएस रविंद्र वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम से 3 युवतियां गुरुवार की शाम भाग गई हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर एसडीएम और महिला और बाल विकास की टीम मौके पर भेजी है। टीम जांच करके अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देगी। दरअसल सेवाधाम में निराश्रितों को आसरा दिया जाता है। इन युवतियों को भी आश्रय के लिए ही सेवाधाम भेजा गया था। इसमें से एक युवती बागली, दूसरी उज्जैन के फ्रीगंज और तीसरी रतलाम से आई थी। बागली और फ्रीगंज से मिली युवतियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनका उपचार सेवाधाम में किया जा रहा था। गुरुवार को ये तीनों युवतियां आश्रम से भाग निकली। आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स ने इन्हें आसपास तलाशा और नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। युवतियों के आश्रम से भागने की घटना को कलेक्टर आशीष सिंह ने गंभीरता से लिया है और एसडीएम और महिला और बाल विकास की टीम को जांच के लिए मौके पर भेजा है। इस संबंध में आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि बागली और उज्जैन की युवतियां मानसिक रोगी थी। उपचार के बाद वो ठीक हो गई थी। रतलाम वाली युवती शादी कराने पर जोर देती थी, लेकिन उसके लिए वर नहीं मिल रहा था। गोयल के मुताबिक तीनों युवतियों को सड़कों पर घूमने की आदत थी और आश्रम के माहौल में वो फिट नहीं हो पा रही थी। संभवतः इसके चलते ही तीनों ने आश्रम छोड़ा है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पहले भी सेवाधाम से 2 युवतियां भाग चुकी हैं। ऐसे में एसडीएम और महिला और बाल विकास की टीम मौके पर भेजी है। टीम को सही स्थिति पता करने का कहा है। देखिए, 2 बालिकाओं के पहले भागने की खबर आई थी और आज फिर 3 बालिकाओं की खबर आई है और तत्काल अभी मेरे द्वारा एसडीएम को और महिला बाल विकास की और वन स्टॉप सेंटर की जो टीम है उसको वहां पर भेजा जाएगा। उनसे एक बार पूछा जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी और जो वहाँ सेवाधाम का प्रबंधन है वहाँ पर भी टीम जाकर एक बार चेक कर लेगी कि सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक हैं कि नहीं है। कई बार होता है कि जो रिहेबिलिटेशन होता है उससे लोगों को संतुष्टि नहीं होती, तो पहले भी इस प्रकार की शिकायतें थीं, लेकिन हम लोग पूरी संतुष्टि के साथ में इसकी जांच करेंगे कि वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। पहले उन महिलाओं से हमारी टीम जाकर बातचीत करेगी, उसके बाद फिर सेवाधाम भी जाकर चेक करेगी। महिदपुर के पोस्ट ऑफिस के डाक सहायक द्वारा की गई 20 लाख रुपए के गबन के मामले में सीबीआई की टीम उज्जैन आई है।
हालांकि स्थानीय पुलिस के पास टीम के आने की जानकारी नहीं है। दरअसल डाक सहायक रशीद खान ने पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा कराने वालों का विश्वास हासिल करते हुए उनसे रुपए ले लिए थे, लेकिन इन रुपयों को पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करवाया था। इस तरह करीब 20 लाख रुपए की चपत उसने पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को लगा दी थी। इसी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम के उज्जैन आने की चर्चा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया है कि सीबीआई ने अभी तक स्थानीय पुलिस से किसी तरह का संपर्क नहीं किया है। इंदौर भोपाल हाईवे पर खंटाबा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वानर की मौत हो गई है। युवा हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से वानर का अंतिम संस्कार भी किया है। युवा राजपूताना संगठन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह खंटाबा ने बताया कि शनिवार को शिप्रा में वानर की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। देवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी पशु या पक्षी की इस तरह मौत होने पर अंतिम संस्कार करना पुण्य का काम है। इस मौके पर अभय सिंह पटेल, उमेश गुर्जर, हनी सिंह, संदीप धाकड़, अजय भोले और सूरज बन्ना उपस्थित थे। आज अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वानर की मौत हो गई थी भोपाल रोड स्थित खटामा में, जिसमें युवा हिंदुत्व के कार्यकर्ता द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। वह कल सुबह शिप्रा में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। वह मैं सभी से मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर हमारे आसपास कहीं पशु पक्षी या वानर की मृत्यु हो जाती तो उनका हमें अंतिम संस्कार करना चाहिए। यह भी एक पुण्य का काम है। खाद्य विभाग ने पीडीएस दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये दुकानें उन गांवों में खोली जाएंगी जहां अभी दुकानें नहीं है। खाद्य अधिकारी मोहन मारू ने बताया कि दुकानों के लिए 5 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। पहले ये तारीख 24 जून तक की थी। संस्कृति विभाग ने संस्कृत में रचित श्रेष्ठ मौलिक ग्रंथ, उनका अनुवाद, समीक्षा और संपादन वाले ग्रंथों को पुरस्कृत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 की अवधि वाले ग्रंथों को पुरस्कृत किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव शनिवार को उद्योग विभाग के कामों की बृहस्पति भवन में समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे वो इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट ने होमगार्ड कार्यालय का मुआयना किया। उन्होंने सैनिकों का टर्नआउट और बाढ़ उपकरणों का जायजा भी लिया। जिला कोर्ट में शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के एनपी सिंह ने अभिभाषकों से रक्तदान करने की अपील की है। जिले में नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसमें राजनीमा सिविल संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के शशिकांत वर्मा ने दी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।